हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज से पहले जितना भी क्लास चला था उन सभी क्लास में हम लोग लाइट के रिफ्लेक्शन, प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ते थे। यानी इससे पहले जो भी क्लास चलता था उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन देखते थे, कभी समतल सतह से, प्लेन मिरर से, कभी स्फेरिकल मिरर से, तो ये सब हम देखते थे। यानी पहले अपवर्तन देखते थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब लाइट से संबंधित दूसरी घटना देखेंगे, प्रकाश का परावर्तन नहीं, प्रकाश का अपवर्तन। आप जानते हो जब भी लाइट एक माध्यम से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसके चलने की दिशा बदल जाती है, वो अब दूसरे रास्ते से चलने लगता है, उसी रास्ते से नहीं जाता है। तो याद रखिएगा, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब भी लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने चलने की दिशा को बदल देता है, और इसी घटना को ही रिफ्रैक्शन यानी प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो भाई हम यहाँ पे रिफ्रैक्शन बताने से पहले हम आपको समझाना चाहेंगे, दो तरह के माध्यम होते हैं। एक विरल माध्यम, विरल यानी रेयरर मीडियम। विरल माध्यम कौन है? वो माध्यम जिसमें लाइट ज़्यादा तेज़ी से चलता है, अपेक्षाकृत ज़्यादा तेज़ी से चलेगा, वो विरल माध्यम होगा। जैसे हवा या निर्वात, उसमें लाइट बहुत तेज़ी से निकल जाता है तो वो विरल माध्यम होगा। तो भाई माध्यम दो टाइप का होता है, एक विरल, विरल मतलब जिसमें लाइट बहुत तेज़ी से बिना रुकावट के निकल जाए तो वो माध्यम विरल है, रेयरर मीडियम है, RM रेयरर मीडियम। और दूसरा माध्यम वो होता है जैसे कांच, पानी, बेंजीन, बर्फ, इन सब माध्यम से जब लाइट गुजारा जाता है तो लाइट की स्पीड घट जाती है। इन माध्यमों में लाइट थोड़ा कम तेज़ी से चल पाता है, उतने तेज़ी से नहीं चल पाता है, तो इनको हम सघन माध्यम कहते हैं, डेंसर मीडियम। तो भाई अब बताओ माध्यम कितने तरह का? दो, एक विरल जिसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा हो, एक सघन जिसमें लाइट की स्पीड कम हो। तो चलिए थोड़ा सा भाई देख लिया जाए। माध्यम दो तरह का होता है, एक होता है विरल माध्यम, रेयरर मीडियम। भाई रेयरर मीडियम मतलब RM। विरल माध्यम किसको कहते हैं? वह माध्यम जिसमें लाइट की स्पीड अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है, वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल c अपेक्षाकृत क्या हो? ज़्यादा हो, तो उस माध्यम को हम लोग विरल माध्यम कहते हैं। और दूसरा माध्यम होता है भाई सघन, सघन माध्यम, सॉरी इसको रेयरर और इसको क्या कहेंगे भाई? डेंसर, डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम यानी DM। भाई सघन माध्यम कौन है? सघन माध्यम वो है जिसमें लाइट की स्पीड कम होगी, इसमें लाइट की स्पीड अपेक्षाकृत कम होती है। अच्छा, कोई माध्यम कितना ज़्यादा विरल है? ये किसी माध्यम में अगर लाइट की स्पीड जितनी ही ज़्यादा होती जाएगी वो विरल होगा, जितनी ही कम होती जाएगी वो माध्यम उतना ही सघन होता जाएगा। तो भाई अभी हमने माध्यम के बारे में देखा कि माध्यम दो तरह का होता है, एक विरल जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होता है, एक सघन जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होता है। तो चलिए भाई हम ये थोड़ी देख रहे हैं, हम तो देख रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब भी लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाता है, इस घटना को ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और आप जान लो, प्रयोग से पता चलता है कि जब लाइट विरल से सघन माध्यम में जाता है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, और उल्टा बात कर दिया जाए, जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर भाग जाएगा। तो थोड़ा देखिए भाई, हमने यहाँ पे कांच की सिल्ली ले ली, ये कांच की सिल्ली है और इस कांच की सिल्ली के ऊपर हवा है। ये कांच है और ऊपर हवा है, ऊपर एयर है यानी हवा है, और ये कांच है यानी ग्लास है। आपको पता है ना, हवा में लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी और कांच में लाइट की स्पीड कम होगी, और जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, अच्छा इसमें स्पीड ज़्यादा है तो ये विरल और ये सघन, ये होगा रेयरर मीडियम और ये होगा डेंसर मीडियम। आपको पता है जब भी प्रकाश
हवा से कांच में घुसता है, ये प्रकाश है, प्रकाश की कोई किरण हवा से जब कांच में घुसेगी यानी विरल से सघन में जाएगी तो ये अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी भाई, मुड़ जाएगी, ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी और अभिलंब के साथ ये वाली किरण जो कोण बनाएगी वो आपतन कोण कहेंगे आई, और ये परावर्तन कोण नहीं करेंगे, इसको अपवर्तन कोण कहेंगे। इट्स योर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड इट्स योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नहीं रिफ्रैक्शन। तो भाई बताओ, जब भी प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। अच्छा भाई, लाइट को जाना किस रास्ते से चाहिए था, लाइट को जाना चाहिए था सीधे रास्ते से, इधर चले जाना चाहिए था, लेकिन इधर नहीं गया, इधर मुड़ गया, और जितने कोण से ये मुड़ा है उस कोण को कहेंगे विचलन कोण डेल्टा, विचलन कोण डेल्टा। अच्छा, एक छोटा सा बात बताओ, जब भी प्रकाश विरल से सघन में आता है, विरल से सघन में आएगा तो आई ज़्यादा होगा और आर क्या होगा, कम, तो आई इज ग्रेटर देन आर। बहुत अच्छा। तो अब एक और बात जान लो, जब लाइट विरल से सघन में जाता है तो विरल में जब रहता है तो इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, स्पीड ज़्यादा है, और जब सघन में जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम। विरल से सघन में जाएगा तो इसमें स्पीड c1 ज़्यादा है और इसमें स्पीड c2 कम हो जाएगी। तो भाई विरल से सघन में गया तो स्पीड c1 ज़्यादा थी और c2 क्या हो गई, कम हो गई। बहुत अच्छा। अच्छा, स्पीड ज़्यादा होगा तो इसका वेवलेंथ, वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य, श्रृंग और श्रृंग के बीच की दूरी, इसका वेवलेंथ ज़्यादा है और इधर वेवलेंथ श्रृंग के बीच की दूरी कम हो गई है, तो इधर वेवलेंथ λ1 है और इधर वेवलेंथ λ2 है। तो कह सकते हो कि सचमुच जब विरल में रहेगा तो वेवलेंथ ज़्यादा होगा, इसमें कम हो जाएगा, λ1 इज ग्रेटर देन λ2। बहुत अच्छा। लेकिन भाई अगर इस ऊपर का अपवर्तनांक अगर कहें तो इसका अपवर्तनांक μ1 और इसका अपवर्तनांक μ2, तो बाबू जान लो, चाल स्पीड इसमें ज़्यादा है तो इसका अपवर्तनांक कम होगा, स्पीड कम है तो अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, तो ये कम और ये ज़्यादा। I इज ग्रेटर देन R, C1 इज ग्रेटर देन C2, λ1 इज ग्रेटर देन λ2, लेकिन μ1 इज लेस देन μ2, μ1 इज लेस देन μ2, ये हो जाना है। अच्छा, एक छोटा सा बात बताएंगे, यहाँ पे विचलन कोण डेल्टा कितना होगा, ये डेल्टा कितना होगा, अगर थोड़ा सा समझदार आदमी कहे तो ये I, जितना I होगा, I बराबर डेल्टा प्लस R। क्यों, इस तरह अगर देखा जाए तो अभिलंब के साथ जितना I होगा उतने ही R प्लस डेल्टा, तो I बराबर R प्लस डेल्टा, I बराबर R प्लस डेल्टा, तो विचलन कोण डेल्टा बराबर दिस इम्प्लाइज डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, I माइनस आर, I माइनस आर। बहुत अच्छा। तो इसमें विचलन कोण डेल्टा ये हो जाता है। समझ में आया होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, घबराना नहीं है। तो भाई बताओ, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाता है और इस घटना को ही अपवर्तन कहा जाता है। और बाबू, जब भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में घुसता है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है और अभिलंब की ओर मुड़ जाने से I बड़ा होता है और R छोटा हो जाता है। और ऊपर हवा है तो इसमें स्पीड c1 ज़्यादा है, इसमें लाइट की स्पीड c2 कम हो जाती है, c1 इज ग्रेटर देन c2। स्पीड ज़्यादा है तो वेवलेंथ ज़्यादा होगा, इधर वेवलेंथ कम हो जाएगा, तो λ1 इज ग्रेटर देन λ2। लेकिन ऊपर में स्पीड ज़्यादा है तो इसका अपवर्तनांक μ1 कम होगा, इसका अपवर्तनांक μ2 ज़्यादा होगा, μ1 इज लेस देन μ2। और ये क्लियर है कि कितने कोण से विचलित हुआ, विचलन कोण डेल्टा बराबर I माइनस आर। ये कब है, जब प्रकाश विरल से सघन में आता है तब। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि लाइट विरल से सघन में नहीं आए, सघन से विरल में। भाई क्या होगा जब, यहाँ पे देखिए ये कांच है, इट्स योर ग्लास, कांच, और नीचे है हवा। अब बताओ आपके अनुसार, जल्दी जल्दी बताओ, ऊपर कांच, नीचे क्या है, हवा, एयर। अच्छा, कांच में लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी कि कम, और इधर स्पीड ज़्यादा। तो जब भी प्रकाश सघन से, ये सघन है, नीचे विरल है, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है, ये अभिलंब डाल दें आपतन बिंदु पर, इस आपतन बिंदु पर हमने अभिलंब डाल दिया।
जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो वो अभिलंब से दूर भाग जाता है। बहुत अच्छा बाबू, जब प्रकाश विरल से सघन में आता है तो अभिलंब की ओर मुड़ता है, लेकिन जब सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर भाग जाता है। इस समय आपतन कोण I कम होता है, I कम होता है और अपवर्तन कोण R ज़्यादा होता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे I इज लेस देन R, I इज लेस देन R। बहुत बढ़िया। ये कांच है, इसमें लाइट की स्पीड कम है और हवा में आते आते स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसमें कांच है, इसमें लाइट की स्पीड c1 कम होगी कांच में और c2 इस हवा में आने पर c2 बढ़ जाएगी। उसी तरह इसमें स्पीड कम है तो वेवलेंथ कम है, इधर वेवलेंथ बढ़ गया, λ1 कम होगा, λ2 ज़्यादा होगा। लेकिन हम कहें ना इसमें भले कांच में स्पीड कम है लेकिन इसका अपवर्तनांक μ1 ज़्यादा होगा। कांच का अपवर्तनांक μ1 ज़्यादा होगा और हवा का अपवर्तनांक μ2 कम होगा। इसका μ1 ज़्यादा होगा, μ2 कम होगा। μ1 इज ग्रेटर देन μ2। अच्छी बात है। अच्छा भाई, ये तो हमको पता चल गया। अब बताओ, अगर माध्यम में चेंजिंग नहीं आता तो लाइट किधर चली जाती, सीधे इसी रास्ते से होकर चली जाती। लाइट को सीधे जाना चाहिए लेकिन इधर नहीं, अपने मूल दिशा से अभिलंब से दूर भाग गई और जितना मुड़ गई वो है विचलन कोण। वो क्या है भाई, विचलन कोण डेल्टा। अच्छा भाई, ये I है, अगर ये I है तो ऑटोमेटिक ये वाला भी क्या होगा, I। तो ये क्लियर है। R बराबर क्या होगा, I प्लस डेल्टा। तो I प्लस डेल्टा बराबर R, तो I प्लस डेल्टा इज इक्वल टू R। तो विचलन कोण डेल्टा बराबर R माइनस I। वहाँ पे विचलन कोण क्या आया है, I माइनस R, और यहाँ पे R माइनस I। तो याद रखना, विरल से सघन के लिए विचलन कोण होता है I माइनस R और सघन से विरल के लिए विचलन कोण R माइनस I। तो ये सब चीज़ समझने वाली चीज़ थी, इतना डिटेल से आपको कोई नहीं बताएगा। आपको तो सब कोई प्रकाश का अपवर्तन अगर बताना होने तो सीधे सीधे कह देगा, जब भी प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाता है, इस घटना को अपवर्तन कहा जाता है। और कहेगा कि जब प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, अच्छी बात है, और जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर भाग जाएगा। लेकिन इसमें ये भी बताना जरूरी है, अभिलंब की ओर मुड़ेगा तो I ज़्यादा होगा और R कम होगा, I ज़्यादा R कम। इधर ये ऊपर विरल माध्यम है हवा, तो इसमें लाइट की स्पीड c1 ज़्यादा होगी, इसमें c2 कांच में कम होगी, इसका वेवलेंथ λ1 ज़्यादा होगा, इसका वेवलेंथ λ2 कम होगा। लेकिन इसमें स्पीड ज़्यादा है तो अपवर्तनांक μ1 कम होगा और इसका μ2 ज़्यादा होगा, μ1 इज लेस देन μ2। और यहाँ पे विचलन कोण डेल्टा कितना होगा, I माइनस R, I माइनस R हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे याद रखना यार, जब भी प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो वो अभिलंब से दूर भाग जाता है, अभिलंब से दूर भाग जाता है, और सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर भाग जाता है। इस समय I कम होता है और R ज़्यादा हो जाता है। इसमें स्पीड कम है, इसमें स्पीड ज़्यादा होता है, अच्छी बात है। स्पीड कम, इसमें स्पीड ज़्यादा, स्पीड कम तो वेवलेंथ कम, वेवलेंथ ज़्यादा, लेकिन इसका अपवर्तनांक ज़्यादा, इधर अपवर्तनांक कम, और यहाँ पे विचलन कोण डेल्टा बराबर होता है R माइनस I, R माइनस I। तो ये था भाई अपवर्तन। अब आप एक काम या आप एक बात पूछ सकते हो, अपवर्तन क्यों होता है? आखिर लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्यों अपने चलने की दिशा को बदल देता है? तो आपको पता है ना, यानी अपवर्तन का कारण अब हम देखेंगे भाई, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये अपवर्तन जो हुआ है क्यों हुआ है बाबू, जान लो। जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब भी प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में जाता है तो इस बिंदु पर अचानक उसकी स्पीड c1 से बदल के c2 हो जाती है। अचानक स्पीड बदलता है तो अचानक चलने की दिशा भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। यही अपवर्तन का कारण होता है। तो कोई पूछे अपवर्तन का कारण क्या है? हम जानते हैं जब प्रकाश एक से दूसरे मीडियम में जाता है तो अचानक उसके चलने की स्पीड बदलती है, स्पीड बदलने से उसके चलने का डायरेक्शन भी बदल जाता है, यही अपवर्तन का कारण है। चलो अपवर्तन का दूसरा कारण, बहुत बेहतरीन कारण, जो फर्मेट के सिद्धांत पर आधारित है। चलो भाई, उसको समझाने से पहले हम आपको समझा रहे हैं। चलिए,
मान लीजिए ऊपर विरल माध्यम है और नीचे सघन माध्यम है, ये कांच है, ये सघन माध्यम डेंसर मीडियम और ऊपर रेयरर मीडियम। भाई ऊपर हवा है, नीचे कांच है। आपको बताओ लाइट को, प्रकाश को ए से बी तक जाना है, प्रकाश को ए से बी तक जाना है तो आपको पता है ना कि प्रकाश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाना है तो वो उस रास्ते को चुनता है, एक से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए उस रास्ते को चुनता है जिस रास्ते से जाने में उसे कम से कम समय लगे। अच्छा बताओ, प्रकाश हवा में तो ज़्यादा तेज़ चल सकता है, अगर प्रकाश हवा में इतना चले, कांच में धीमा चल सकता है। अगर कांच में अगर ऐसे चले तो ये क्लियर है, हवा में तो तेज़ भाग सकता है लेकिन कांच में तेज़ नहीं भाग सकता है। अगर प्रकाश यहाँ से इस रास्ते चाहे तो उसको ज़्यादा समय लगेगा, सीधे भी जाए तो उसको ज़्यादा ही समय लगेगा। लेकिन बाबू प्रकाश अगर एक खास ऐसे जाए, मतलब वो तो हवा में बहुत तेज़ चल सकता है, हवा में इतना चले खास और पानी में इतना खास चले, मतलब इतना ही खास चले कि उसको जाने में सबसे कम समय लगे। ये तो क्लियर है कि अगर प्रकाश यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इस रास्ते को चुनता है तो उसको हवा में कम चलना होगा लेकिन पानी में ज़्यादा, लेकिन पानी में चलने में ज़्यादा समय लगेगा। तो ये रास्ता से अगर जाएगा लाइट तो उसको ज़्यादा समय लगेगा। इस रास्ते से जाए तो हवा में भी और पानी में भी, उसको हवा में भी ज़्यादा पानी में भी ज़्यादा चलना पड़ा, तो इस रास्ते से भी जाएगा लाइट तो ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन एक ख़ास रास्ता ये ज़रूर हो सकता है कि वो हवा में भी उस अनुपात में चले और पानी में भी उस अनुपात में चले जिस अनुपात में चलने से उसे कम समय लगे। मतलब ये वो रास्ता है कि हवा और पानी दोनों में इतना चल रहा है कि सबसे कम समय लगता है। तो बाबू याद रखिएगा, प्रकाश हमेशा तेज़ी में होता है, प्रकाश हमेशा तेज़ी में होता है और वह एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए उस रास्ते को चुनता है जिस रास्ते से कम समय लगे। इसीलिए वो जब माध्यम बदलता है तो कम समय वाले रास्ते को चुनता है जिसके कारण उसके चलने की दिशा बदल जाती है। ये अपवर्तन का कारण है। तो कोई पूछे भाई अपवर्तन का कारण क्या है, तो आप कहोगे सीधे सीधे कि हमें पता है प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए उस रास्ते को चुनता है जिस रास्ते से जाने में उसे कम से कम समय लगे, और इसी के कारण कम समय वाले रास्ते को चुनने के चलते वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते वक्त अपने चलने की दिशा को बदल देता है। यही अपवर्तन का कारण होता है। तो भाई यहाँ तक अपवर्तन खत्म। तो भाई चलिए अब देखते हैं नया टॉपिक अपवर्तनांक। अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक को भाई इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक को शॉर्ट में RI भी कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक को बाबू म्यू से या कभी कभी N से डिनोट करते हैं। ज़्यादातर बुक में अपवर्तनांक को N से ही डिनोट किया गया है, लेकिन हम आपको यहाँ पे म्यू से ही करेंगे। तो भाई बताओ, हम देखने वाले हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अपवर्तनांक को शॉर्ट में RI कहते हैं, इसको म्यू या N से डिनोट करते हैं। तो जान लो पहले अपवर्तनांक कितने टाइप का होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भाई अपवर्तनांक दो टाइप का होता है। पहला है निरपेक्ष अपवर्तनांक। पहला निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहला है निरपेक्ष अपवर्तनांक। और भाई दूसरा है सापेक्षिक अपवर्तनांक। सापेक्ष या सापेक्षिक अपवर्तनांक। भाई कोई पूछे निरपेक्ष अपवर्तनांक को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं और सापेक्षिक अपवर्तनांक को रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। भाई कोई पूछे अपवर्तनांक कितने टाइप का, दो, एक निरपेक्ष और एक सापेक्ष, एक एब्सोल्यूट RI और एक रिलेटिव RI। अच्छा भाई कोई पूछ दे निरपेक्ष अपवर्तनांक को किससे डिनोट करते हैं, म्यू से या म्यू जीरो से। निरपेक्ष अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल C0 बटा माध्यम प्रकाश की चाल C मीडियम। तो ये निरपेक्ष अपवर्तनांक का सूत्र है।
अपवर्तनांक म्यू बराबर सी है प्रकाश की चाल निर्वात में, और प्रकाश की चाल सी का सूत्र होता है सी बराबर न्यू लैम्डा, तो निर्वात में तो लैम्डा 0, सी बराबर न्यू लैम्डा नहीं न्यू लैम्डा 0, और सी मीडियम और न्यू लैम्डा मीडियम। याद रखिएगा न्यू कभी भी बदलता नहीं है, जब प्रकाश निर्वात में या किसी भी माध्यम में कितना भी माध्यम में जाएगा फ्रीक्वेंसी न्यू वही रहती जाएगी, न्यू कभी भी बदलती नहीं है। इसीलिए निर्वात में प्रकाश की चाल C0 बराबर न्यू लैम्डा, तो न्यू लैम्डा 0 बटा सी मीडियम मतलब माध्यम प्रकाश की चाल, सी मीडियम माध्यम प्रकाश की चाल न्यू लैम्डा मीडियम, न्यू से न्यू कट जाएगा तो अपवर्तनांक म्यू बराबर लैम्डा 0 बटा लैम्डा मीडियम। तो कह सकते हो भाई कोई पूछे निरपेक्ष अपवर्तनांक किसको कहते हैं? निर्वात में प्रकाश की चाल C0 और माध्यम में प्रकाश की चाल C मीडियम के अनुपात को ही निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। या जब प्रकाश निर्वात में चल रहा हो तो निर्वात में उसके तरंग दैर्घ्य लैम्डा 0 और जब माध्यम में प्रवेश कर जाए तब तरंग दैर्घ्य लैम्डा मीडियम के अनुपात को ही निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो भाई ये बात रही निरपेक्ष अपवर्तनांक की। और दूसरा अपवर्तनांक होता है सापेक्ष। भाई सापेक्ष अपवर्तनांक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सापेक्ष अपवर्तनांक को μ12 से डिनोट करते हैं। μ12 यानी पहले माध्यम का अपवर्तनांक, आगे है ना 1, तो μ12 मतलब पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे के सापेक्ष, μ12 तो पहले का अपवर्तनांक दूसरे के सापेक्ष। और μ12 को लिखने का तरीका है μ1 बटा μ2, अंगुरिया देखो अंगुरिया, μ1 बटा μ2, μ12 बराबर μ1 बटा μ2, μ1 बटा μ2। बहुत अच्छा भाई μ12 बराबर μ1 है पहले माध्यम का अपवर्तनांक, म्यू अपवर्तनांक है, μ1 है पहले माध्यम का अपवर्तनांक, और μ1 बराबर पहले माध्यम का अपवर्तनांक मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल बटा पहले माध्यम में प्रकाश की चाल C1। μ2 दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। C0 कट गया, C2 सबसे ऊपर जाएगा तो C2 बटा C1, डैट मीन्स μ12 बराबर C2 बटा C1। एक बात बताए μ12 बराबर म्यू के रूप में लिखोगे, μ12 को म्यू के रूप में लिखोगे तो μ1 बटा μ2, लेकिन μ12 को C के रूप में लिखोगे तो C1 बटा C2 नहीं होगा, उल्टा हो जाएगा, C2 बटा C1 और C है प्रकाश की चाल, C2 दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल, और C बराबर प्रकाश की चाल C बराबर होता है न्यू लैम्डा, तो न्यू लैम्डा 2 बटा न्यू लैम्डा 1 कट जाएगा, फ्रीक्वेंसी न्यू चेंज नहीं करती है, डैट मीन्स लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। तो μ12 बराबर μ12 बराबर C2 बाई C1 या लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। भाई ये है सापेक्षिक अपवर्तनांक, और ये भी एक याद रखिएगा सापेक्ष अपवर्तनांक में μ12 मतलब पहले का अपवर्तनांक दूसरे के सापेक्ष बराबर 1 बटा μ21, मतलब पहले का अपवर्तनांक दूसरे के सापेक्ष बराबर दूसरे का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, μ12 इंटू μ21 बराबर कितना हो जाएगा 1, ये याद रखिएगा। तो भाई ये बात रही अपवर्तनांक की। भाई 10th क्लास में तो सिर्फ हमने अपवर्तनांक पढ़ा है, लेकिन वो अपवर्तनांक नहीं होता है, वो सही पूछो तो 10th क्लास में केवल निरपेक्ष अपवर्तनांक पढ़ाया जाता है, और उसी को आप अपवर्तनांक कहते हो, और कुछ नहीं होता है। तो भाई कोई पूछे अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको कहते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शॉर्ट में RI कहते हैं, म्यू या एन से डिनोट करते हैं। अपवर्तनांक दो तरह का, एक निरपेक्ष और एक सापेक्ष। निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तनांक म्यू बराबर C0 बाई C मीडियम या लैम्डा 0 बाई लैम्डा मीडियम। दूसरा सापेक्ष अपवर्तनांक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सापेक्ष अपवर्तनांक किसको कहते हैं μ12 मतलब पहले का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष। μ12 बराबर होता है μ1 बाई μ2, लेकिन C के रूप में लिखोगे तो μ12 बराबर C2 बाई C1 या लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। और याद रखेंगे μ12 बराबर 1 बाई μ21, और याद रखेंगे μ12 इंटू μ21 बराबर 1। ये आप ध्यान रखिएगा। चलो भाई, अब हम बात करेंगे अपवर्तनांक की, निरपेक्ष अपवर्तनांक की।
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, भाई निरपेक्ष अपवर्तनांक म्यू या म्यू जीरो, निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। तो भाई याद रखो अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक किसको कहते हैं, कोई पूछे अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक म्यू किसको कहते हैं, तो इसकी परिभाषा है निर्वात में प्रकाश की चाल। भाई निर्वात में प्रकाश की चाल C0, निर्वात में प्रकाश की चाल C0 और माध्यम में प्रकाश की चाल C मीडियम। भाई बहुत अच्छा से याद रखना, अपवर्तनांक किसको कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल C0 और किसी माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल C मीडियम के अनुपात को ही निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक म्यू बराबर C0 बटा C मीडियम। तो याद रखिएगा निर्वात में प्रकाश की चाल C0 और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल C मीडियम के अनुपात को ही निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। बाबू एक बात नोट करके लिख लेना तुम, हम अपवर्तनांक किसका निकालते हैं, किसी माध्यम का ही अपवर्तनांक निकालते हैं। जैसे पानी माध्यम में पानी का अपवर्तनांक निकल सकता है, पानी का RI निकल सकता है, कांच माध्यम है तो कांच का अपवर्तनांक निकाला जा सकता है, किरासन तेल का अपवर्तनांक निकाला जा सकता है, बेंजीन का अपवर्तनांक निकाला जा सकता है, बर्फ में लाइट घुसता है तो बर्फ का भी अपवर्तनांक निकाला जा सकता है। तो अपवर्तनांक कभी भी किसी माध्यम का होता है। और कोई भी पूछे अच्छा किसी भी माध्यम का, कोई भी माध्यम हो, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना हो, जैसे बर्फ का अपवर्तनांक निकालना हो तो क्या करेंगे, बर्फ का अपवर्तनांक कितना होगा, तो आपको सबसे पहले निर्वात में प्रकाश की चाल और बटा इस बर्फ में प्रकाश की चाल निकाल करके भाग दे दीजिए, वो बर्फ का अपवर्तनांक मिल जाएगा। कोई पूछे पानी का अपवर्तनांक निकालना है तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटा पानी में प्रकाश की चाल कर दीजिए, पानी का अपवर्तनांक निकल जाएगा। कहने का मतलब किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है तो निर्वात में बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो कोई पूछे निरपेक्ष अपवर्तनांक किसको कहते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल C0 और माध्यम में प्रकाश की चाल C मीडियम के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। भाई C0 है निर्वात में प्रकाश की चाल, C0 कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बटा C मीडियम, तो C मीडियम। बहुत अच्छा। तो भाई ये फॉर्मूला मिल ही गया अपना पहला इक्वेशन। चलो म्यू तो म्यू, किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू बराबर C0 है निर्वात में प्रकाश की चाल, और प्रकाश की चाल C बराबर क्या होता है, C बराबर न्यू, प्रकाश की चाल C बराबर क्या होता है न्यू लैम्डा, तो न्यू लैम्डा 0 बटा C मीडियम, माध्यम प्रकाश की चाल न्यू लैम्डा मीडियम कट जाएगा, तो म्यू बराबर हो जाएगा लैम्डा 0 बाई लैम्डा मीडियम हो जाएगा। यानी कह सकते हो निर्वात में अपवर्तनांक की दूसरी परिभाषा दे सकते हो, किसी माध्यम का अपवर्तनांक की परिभाषा दूसरी भी दे सकते हो कि निर्वात में प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लैम्डा 0 और किसी माध्यम में प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लैम्डा मीडियम के अनुपात को भी निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इक्वेशन बी। तो ये भाई निरपेक्ष अपवर्तनांक था। कुछ नोट की बातें जान लेते हैं। चलो भाई कोई पूछ ले अपवर्तनांक किसको कहता है, निर्वात में प्रकाश की चाल C0 और माध्यम में प्रकाश की चाल C मीडियम के अनुपात को ही निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। या निर्वात में प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लैम्डा 0 और माध्यम में घुसने के बाद तरंगदैर्घ्य लैम्डा मीडियम के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। नोट, अच्छा आपको पता है निर्वात में प्रकाश की चाल C0 हमेशा ज़्यादा होती है माध्यम के प्रकाश की चाल से, मालूम है ना, निर्वात में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है और माध्यम में कम होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल C0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन C मीडियम। अभी काम करें C मीडियम नीचे ले आओ, तो C0 बाई C मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अच्छा C0 बाई C मीडियम क्या होता है, C0 बाई C मीडियम होता है म्यू, तो म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो याद रखेंगे किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक हमेशा 1 से क्या होता है ज़्यादा होता है। याद रखना किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। अगला नोट देखो,
भाई कोई पूछे अपवर्तनांक म्यू बराबर क्या होता है, C0/C मीडियम। C0 क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। C मीडियम माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल मीटर पर सेकंड। कट जाएगा दोनों यूनिट, तो अपवर्तनांक म्यू यूनिट कट गया तो यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। तो भाई अपवर्तनांक मात्रकहीन और बीमाहीन राशि होता है। बहुत अच्छा, एक नोट जान लो भाई, हम बता देते हैं, ध्यान देना। अभी देखो म्यू बराबर होता है C0/C मीडियम। म्यू बराबर C0/C मीडियम। C0 का मान क्या होता है, 3 × 10⁸। C0 निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸। ये क्या है, कांस्टेंट है। C0 ये निर्वात में चाल है, ये कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है तो इसको हटा दो तो म्यू C मीडियम के व्युत्क्रमानुपाती है। म्यू व्युत्क्रमानुपाती है C मीडियम में। यानी आपको पता चल गया, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल जितनी ही कम होगी, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल जितनी ही कम होगी उसका अपवर्तनांक उतना ही ज़्यादा होगा। याद रखिएगा, किसी माध्यम में लाइट की स्पीड जितना ही कम होगा, जितनी ही कम स्पीड से लाइट चलेगा उसका अपवर्तनांक माध्यम का उतना ही ज़्यादा होगा, और स्पीड अगर ज़्यादा होगा तो अपवर्तनांक कम होगा। तो भाई एक बात यहाँ पे पता चला, अगर किसी माध्यम में लाइट की स्पीड जितनी ही ज़्यादा होगी, तेज़ी से लाइट निकल जाएगा, उसका अपवर्तनांक कम, और जिसमें लाइट धीरे धीरे निकलेगा, स्पीड कम होगी, तो अपवर्तनांक ज़्यादा होगा। ये बातें हमें पता चली। यानी भाई आप इसको देख के कह सकते हो कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल जितनी ही कम होती है उसका अपवर्तनांक उतना ही ज़्यादा होता है, और जिसमें लाइट की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उसका अपवर्तनांक उतना ही कम होगा। अच्छा भाई आप जान लो कुछ माध्यमों का अपवर्तनांक। म्यू वैक्यूम, वैक्यूम यानी निर्वात। निर्वात मतलब कुछ भी नहीं, अगर कुछ भी नहीं रहेगा तो वैक्यूम निर्वात का अपवर्तनांक 1 माना जाता है। म्यू एयर, एयर मतलब हवा। हवा का अपवर्तनांक मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल बटा हवा में प्रकाश की चाल, वो निकालेंगे तो 1.0003 आता है। उसी तरह बाबू म्यू, म्यू यानी अपवर्तनांक। अगर हम पानी का अपवर्तनांक निकालें, पानी का अपवर्तनांक याद रखिएगा हमेशा, पानी का अपवर्तनांक मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल बटा पानी के भीतर प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल निकाल दो और पानी में प्रकाश की चाल निकाल दो, तो उसका अनुपात निकालोगे तो ये आएगा 4/3, 1.33। अच्छा बर्फ़ का थोड़ा देखो तो म्यू आइस, आइस यानी बर्फ़, बर्फ़ का अपवर्तनांक 1.33 नहीं 1.31। बहुत अच्छा। उसी तरह म्यू ग्लास, ग्लास यानी कांच, कांच का अपवर्तनांक होता है, ये 4/3 था, ये होता है 3/2, 3/2 यानी 1.5। कांच का अपवर्तनांक होता है बाबू 1.5, ये हमेशा याद रखिएगा। अच्छा कोई पूछे बेंजीन, और बेंजीन एक रंगहीन द्रव है। बेंजीन C6H6, बेंजीन जानते हो ना, बेंजीन रंगहीन द्रव है, पानी जैसा ही होते हैं बेंजीन। बेंजीन का अपवर्तनांक मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल बटा बेंजीन के अंदर प्रकाश की चाल। म्यू बेंजीन, बेंजीन का अपवर्तनांक 1.60 होता है। तो भाई ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। तो कोई पूछे अपवर्तनांक कितने टाइप का, अपवर्तनांक 2 टाइप का, एक निरपेक्ष और एक सापेक्ष। आप लोग 10th क्लास में जो अपवर्तनांक पढ़ते थे वो अपवर्तनांक नहीं था, वो सही पूछो तो निरपेक्ष अपवर्तनांक था। कोई पूछे निरपेक्ष अपवर्तनांक या अपवर्तनांक म्यू किसको कहते हैं, तो याद रखना अपवर्तनांक कभी भी माध्यम का ही लिया जाता है। कांच का, पानी का, किरोसिन तेल का, बर्फ़ का, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकाला जा सकता है। और अपवर्तनांक मतलब क्या, निर्वात में लाइट की चाल बटा उस माध्यम के अंदर प्रकाश की चाल। तो याद रखना निर्वात में प्रकाश की चाल C0 और माध्यम के अंदर प्रकाश की चाल C मीडियम के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक म्यू कहते हैं। म्यू बराबर C0/C मीडियम 3 × 10⁸ बटा C मीडियम, और C0 बराबर न्यू लैम्डा 0 बटा न्यू लैम्डा मीडियम, कट जाएगा तो म्यू = लैम्डा 0 बटा लैम्डा मीडियम। लैम्डा 0 मतलब निर्वात में लाइट का तरंगदैर्घ्य बटा माध्यम के अंदर तरंगदैर्घ्य। और हमने बताया है कि निर्वात में लाइट की स्पीड C0 हमेशा ज़्यादा होती है माध्यम से, जिससे किसी माध्यम का अपवर्तनांक, कोई भी माध्यम, कांच, पानी, कुछ भी अपवर्तनांक हो, अपवर्तनांक हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक और विमा नहीं होता है, और अपवर्तनांक ज़्यादा होने का मतलब उसमें लाइट की स्पीड का कम होना, अपवर्तनांक कम होने का मतलब लाइट की स्पीड ज़्यादा होना, और इस माध्यम में अपवर्तनांक इसके लिए इतना है। तो चलिए भाई कम से कम इन सारे चीज़ों को आप अगले क्लास के लिए रेडी रखिए, ताकि हम अच्छे क्वेश्चंस को ले करके आएँ और अच्छे क्वेश्चंस को बनाएं। अच्छे तुम लोग समझते होंगे कि इन चीज़ों को हम
आसानी से नहीं पढ़ाए हैं। हम तो चाहें प्रकाश का अपवर्तन बताना और ये अपवर्तनांक बताना तो एक लाइन के अंदर ख़त्म कर सकते थे, लेकिन इतना आपको क्यों पढ़ाया गया, ताकि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा हो। आपको इस तरह कहा जा सकता है, पर प्रकाश का अपवर्तन क्या है? अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन किसको कहते हैं? तो कह देता आदमी कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। और कह देते जब प्रकाश विरल से यानी हवा से कांच में यानी सघन में घुसता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, और जब सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर भाग जाता है, ये कह देते हैं हम। और अपवर्तन क्यों होता है? हम जानते हैं जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में जाता है तो अचानक लाइट की स्पीड चेंज कर जाती है, स्पीड चेंज करने से चलने की दिशा बदल जाती है, इसलिए अपवर्तन की क्रिया होती है। ये बता सकते थे अपवर्तनांक के बारे में हम तो हेइंगन कह सकते थे भाई कि अपवर्तनांक को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अपवर्तनांक को शॉर्ट में RI कहते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं, कुछ बुक में N से डिनोट करते हैं। अपवर्तनांक दो तरह का, एगो निरपेक्ष और एगो सापेक्ष। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है बाबू? किसी भी माध्यम, पानी, कांच, बेंजीन, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना हो तो ऊपरवा निर्वात कर दो, तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम के अंदर प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। यानी अपवर्तनांक म्यू बराबर C0 बटा C मीडियम, वही लैम्डा 0 बटा लैम्डा मीडियम। और हमने कहा जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा तो उसमें लाइट की स्पीड कम होगी, और कम होगा तो ज़्यादा। और अंतिम बात, हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42, हीरे का अपवर्तनांक 2.42। और सबसे बढ़िया बात, एक और भी बहुत चमकीला, हीरे का अपवर्तनांक बहुत ज़्यादा होता है तो वो चमकीला होता है। एक और बहुत चमकीला पदार्थ होता है रियूलाइट। रियूलाइट का अपवर्तनांक होता है 2.92 रियूलाइट का अपवर्तनांक होता है। क्या आप जानते हैं अपवर्तनांक निगेटिव भी हो सकता है, और अपवर्तनांक निगेटिव किसका होता है? मेटा मटेरियल का होता है। मेटा मटेरियल वास्तविक मटेरियल, पानी, कांच, इस तरह के मटेरियल्स नहीं होते हैं, ये हाइपोथेटिकल मटेरियल्स होते हैं जो थियोरेटिकल तरीके से आते हैं, और उन मटेरियल्स का अपवर्तनांक निगेटिव हो सकता है। यानी आपको एक जानने की चीज़ मिल गई कि अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निगेटिव भी हो सकता है, एंड फॉर only meta materials it can happen। ओके, थैंक यू। तो आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इन सब चीज़ों को बढ़िया से पढ़ लेंगे, इसको याद कर लेंगे, अच्छे तरह से समझ लेंगे, ताकि आगे की चीज़ों को हम आसानी से समझाएं तो आप लोग को समझ में आए। ओके, थैंक यू।